दोस्तों आज मैं आप लोगों को कंपाइलेशन प्रोसेस बताऊंगा सी का। आप लोगों को कंपाइलेशन का मतलब नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंपाइलेशन का जो मतलब है वो क्या है। कंपाइलेशन का मतलब है कि हमारा जो सोर्स कोड होता है, सबसे पहले हम हर एक वर्ड को सीखेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को वर्ड का मतलब नहीं पता होता तब आप लोग जो है सही तरीके से जो है वो सीख भी नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कंपाइलेशन। सबसे पहले है कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी, ये हम लोगों को आज सीखना है। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आया, ये जो वर्ड है हमारे पास कंपाइलेशन। कंपाइलेशन, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है कंपाइलेशन का? कंपाइलेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिससे आप लोग जो है सोर्स कोड को एक ऑब्जेक्ट कोड में बदल सकते हैं। तो ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं टोटल, ठीक है। और ये 4 स्टेप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को। कंपाइलेशन एक प्रकार की प्रोसेस है और इसमें 4 स्टेप होते हैं। ये क्या काम करता है कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान? ये हमारे सोर्स कोड को, जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो है वो चेंज कर देता है। जब ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, या हम लोग कहें जब आप लोगों का एग्जीक्यूटेबल कोड बन जाता है, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? एग्जीक्यूटेबल कोड में। ये एक प्रोसेस है, कंपाइलेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप होते हैं और इसके जरिए हम लोग सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलते हैं या हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं। तो ये दोनों ही जो है वो हमारे क्या है? कंपाइलेशन है। अब जो कंपाइलेशन प्रोसेस में हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, ठीक है। प्री प्रोसेसर। दूसरा जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलेशन अलग है, कंपाइलर अलग है। हमारे पास है कंपाइलर। तीसरा जो स्टेप हमारे पास होता है वो होता है असेंबलर। और चौथा जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है लिंकर, ठीक है। अब हम इन चारों स्टेप्स को सीखते हैं और हम बताते हैं आप लोगों को कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, जो कंपाइलेशन है वो एक प्रकार की प्रोसेस है। उस प्रोसेस के दौरान हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है या सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में बदला जाता है जिसे मशीन समझ सकती है। देखिए जैसा आप लोगों को जो सी है, या हम लोगों ने कोई बेसिक कंप्यूटर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो ये लैंग्वेज समझता है, 0101 0111 01, ये यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। आप लोगों को भी पता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड होता है वो इस मशीन लैंग्वेज में होते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है कंपाइलेशन का? जो प्रोसेस है वो क्या है कि जो हमारा सोर्स कोड है, एक्चुअली में सोर्स कोड तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, आप लोगों को भी पता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। वो लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा मेन, और मैंने ये लिखा printf हेलो वर्ल्ड। तो इसे हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में हम लोगों ने क्या लिखा है। तो ये होता है सोर्स कोड। ये हमारा क्या होता है? सोर्स कोड, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है और इस कोड को इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, यानी कि एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देना, ये होता है कंपाइलेशन, ये प्रोसेस। और इस प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर, ठीक है। अब हम लोग एक सुपर सा जो छोटा सा डायग्राम है वो हम लोग जो है एक बना लेते हैं यहाँ पर, इसे समझने के लिए, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को कि कंपाइलेशन एक्चुअली में कौन कौन सी प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स के ज़रिए जो है वो उतरता है, या हम लोग कहें बनता है एक ऑब्जेक्ट कोड। तो हमारा जो सोर्स कोड है, जैसे कि मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो अभी अभी आप लोगों ने देखा था, ये जो है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो कोड है जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला कोड, ये सोर्स कोड है। तो हम लोग इसे बोलेंगे कि ये सोर्स कोड को हम लोगों को किस में बदलना है? ऑब्जेक्ट कोड में। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फ्लो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड जो है किसके पास जाता है? प्री प्रोसेसर के दौरान।
प्री प्रोसेसर के पास, प्री प्रोसेसर के पास गया। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, अब प्री प्रोसेसर का यहाँ पर काम हम लोगों को पढ़ना है। प्री प्रोसेसर क्या काम करेगा, जो हमारा सोर्स कोड था उसमें कुछ हेडर फाइल्स भी होती हैं, कुछ कमेंट्स भी होते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये प्री प्रोसेसर जो होता है उन कमेंट्स को हटा देता है, जितने भी कमेंट्स जो हैं प्रोग्राम में होते हैं उनको रिमूव कर देता है, और साथ ही आप लोगों की जो हेडर फाइल होती हैं उन्हें चेक करता है। जैसे मैंने ये लिखा stdio.h, ये लिखता हूँ मैं सबसे पहले प्रोग्राम में, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा ही था। तो ये क्या काम करता है, इस हेडर फाइल के अंदर जाता है, और जो मैंने ये लिखा है कि stdio.h मैंने लिखा है, तो ये उस फाइल से डायरेक्टली लिंक हो जाता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर। तो पहले ही आप लोगों को पता लग गया कि जितना भी कोड है वो अगर इसी के स्टैंडर्ड के बेस पे है तो वो इसी में चेक करना स्टार्ट कर देगा, तो सारे रिमूव्स कर देगा। तो प्री प्रोसेसर मिल गया। प्री प्रोसेसर जो है इस फाइल को किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज में। ये मान के चलिए आप लोग, इसे रीड करना स्टार्ट कर देता है, एक्सपेंड कर देता है कोड को। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडेड कोड। ये कहाँ पर पहुँच गया, हमने तो सिर्फ stdio.h लिखा, लेकिन ये stdio.h की फाइल में चला जाता है, वहाँ पर लिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है कि कौन सा कोड किसके लिए लिखा है। तो प्री प्रोसेसर एक्सपेंड कर देगा कोड को। अब किसके पास गया कोड, कंपाइलर के पास। कंपाइलर इस चीज़ को क्या, जो एक्सपेंडेड कोड है हमारे पास, कि सारा का सारा कोड हमारे पास है, इस कोड को असेंबलर में चेंज कर देता है, असेंबली लैंग्वेज में। क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो हमारा चिप छोटा सा लगा होता है सीपीयू, वो एक्चुअली में असेंबली लैंग्वेज समझता है। तो इस कोड को किस में चेंज कर देगा, असेंबलर, असेंबली कोड में। इस कोड को किस में चेंज कर देगा, कंपाइलर, असेंबली कोड में। तो यहां से क्या गया, कंपाइलर ने क्या किया, फिर से देखिए, सोर्स कोड जो है प्री प्रोसेसर के पास गया, प्री प्रोसेसर ने पूरा का पूरा कोड खोल दिया, या हम लोग कहें कि एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद में एक्सपेंडेड कोड कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर ने उसको किस में चेंज कर दिया, असेंबली कोड में। असेंबली कोड जो है माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के ऊपर होता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की असेंबली जो है वो लिखते हैं, हेक्साडेसिमल्स वगैरह यूज में लेते हैं उसमें। तो कंपाइलर जो है उसने किस में चेंज कर दिया, असेंबली कोड में। ठीक है, असेंबली कोड जो है असेंबलर के पास जाता है, असेंबलर के पास गया, असेंबलर ने उस कोड को किस में चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में। यहां पर आप लोगों की जो फाइल थी, सपोज hello.c के नाम से थी, और यहां पर आप लोगों की फाइल जो है वो बनेगी hello.obj, ऑब्जेक्ट कोड। इतना याद रखने की जरूरत है, जो सोर्स कोड था वो ऑब्जेक्ट कोड में जब भी बदला तो असेंबलर ने उस चीज़ को चेंज किया है। कंपाइलर ने उसको असेंबली कोड में चेंज किया, लेकिन असेंबलर ने उस कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया, और ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के बाद किसके पास भेजा, लिंकर के पास। अब लिंकर का बेसिक काम क्या होता है, लिंकर का बेसिक काम ये होता है कि फाइल को आपस में लिंक करना। जैसे आप, हो सकता है कि किसी math.h का फाइल का काम में ले रहे हो, मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक बेसिक लिंकर बनाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये लिंकर जो है वो आपस में लिंक करता है फाइलों को, और लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट करता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटेबल कोड। यहां पर हमारे पास क्या आया, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये बात समझ में आ गई। ये प्रोसेस जो होती है वो होती है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के दौरान आप लोगों के सिंटैक्टिकल और जो स्ट्रक्चरल एरर होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, तो हमारा कोड जो है वो पूरा प्रॉपर आप लोगों को मिल जाता है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ गई कि सोर्स कोड को चेंज किया, प्री प्रोसेसर ने एक्सपेंड किया, पूरा कोड खोल दिया, कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर ने उस कोड को किसमें, असेंबली कोड में चेंज कर दिया, जिसे माइक्रो प्रोसेसर समझ सके। और माइक्रो प्रोसेसर जैसे ही उस चीज़ को असेंबलर के पास भेजता है पूरे कोड को, तो असेंबलर ने उस कोड को क्या किस में कर दिया, ऑब्जेक्ट कोड में कर दिया कन्वर्ट। और आप लोगों की जो hello.c फाइल थी वो hello.obj के नाम से बन जाएगी। फिर असेंबलर ने ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर के पास भेजा, लिंकर ने उस कोड को चेक किया, लिंकिंग की फाइल्स, और उसमें किस कोड में बदल दिया, एग्जीक्यूटेबल कोड में, यानी कि hello.exe फाइल आप लोगों की बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो सारा का सारा एग्जीक्यूटेबल कोड आ गया। एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो किसके पास भेज दिया जाता है, लोडर के पास, लोड होने के लिए, मेमोरी में
लोड होने के लिए, और उसके बाद में एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एक्चुअली में ये कंपाइलेशन होता है। तो इतनी बात आप लोगों को आई थिंक आप समझ में आई होगी कि कंपाइलेशन क्या होता है। तो ये कंपाइलेशन की प्रोसेस थी जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। अब हम लोग जानते हैं प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अब आप लोगों को बताता हूं मैं प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस। यहां पर हम लोग देखेंगे प्रिंट एफ और स्कैन एफ। इन दोनों में एक्चुअली में डिफरेंट बहुत दिन रात का डिफरेंस है, ये तो मान ही सकते हो। प्रिंट एफ फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है और स्कैन एफ फंक्शन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। प्रिंट एफ फंक्शन का जो स्टेटमेंट है, जो सिंटेक्स है एक्चुअली में वो क्या है, वो लिखते हैं। सबसे पहले प्रिंट करने के लिए काम में आता है, आप लोगों को भी पता है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहां पे आती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। हम लोग लिखेंगे यहां पर फॉर्मेट स्ट्रिंग, कोमा, यहां पर हम लोग लिखेंगे आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो हम लोग क्या यूज में लेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है इन जो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। और इन बिटवीन अगर हम लोग %d, %c, %string s, %f का यूज करते हैं तो वो उसे प्रिंट करेगा कोमा के बाद वाली आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसको समझते हैं सबसे पहले प्रिंट एफ को, कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, %d। %d का मतलब है इंटीजर वैल्यू हम लोग यूज में ले सकते हैं। %f हम लोग यूज में ले सकते हैं फ्लोट के लिए। %c हम लोग यूज में ले सकते हैं कैरेक्टर के लिए। और %s हम लोग यूज में ले सकते हैं स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है। सपोज मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, मैंने लिखा मेन, और मैंने ये लिखा इंटीजर a, और मैंने a के अंदर वैल्यू कितनी डाल दी, 10 सपोज। अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं प्रिंट एफ, और मैंने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ a इज। अगर मैं डायरेक्टली यहां पर ये लिख देता हूं a, तो ये क्या चीज को सपोर्ट करेगा, क्या ये a की वैल्यू को सपोर्ट करेगा। यहां पर जो वैल्यू है a की वो क्या प्रिंट कर देगा, जो a की मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है वो उसे हम कैसे प्रिंट करेगा वो मैं बता देता हूँ। कि a की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर प्रिंट करवानी है, ठीक है, हमें कोई इनपुट नहीं लेना है, हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैंने क्या लिखा, %d जो है वो इंटीजर के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे बनाएंगे, अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आप लोगों को सही सिंटेक्स बताता हूँ। कि जो प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग लिखेंगे PRINT प्रिंट एफ। यहाँ पर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज, मैंने इतना लिखा। इसके बाद में वैल्यू आनी चाहिए, तो वैल्यू आनी चाहिए तो मैं लिखूंगा यहाँ पर %d डबल कोटेशन कोमा, यहाँ पर मैं लिखूंगा a। अब ये %d का मतलब जो है यहाँ पर रिप्लेस होके किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस a की। तो यहाँ पर आउटपुट जो होगा आप लोगों का वो क्या आप लोगों को प्रदर्शित होगा, आउटपुट होगा द वैल्यू ऑफ a इज 10। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हम लोग इसको और भी मॉडिफिकेशन जो है वो मॉडिफिकेशन में डालते हैं, जैसे कि ये डालते हैं हम लोग। देखिए दूसरा हम लोग लिखते हैं, ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं %d द %d u %d r द UR, ये मैंने लिखा। अब मेरा इस कोमा के बाद में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3, ठीक है। तो 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A, B, C। इतनी बात समझ में आ गई। अब वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे आएगा %d का मतलब सबसे पहली वैल्यू a की सपोज आप लोगों की वैल्यू है 10, उसके बाद में आएगा द 2 की वैल्यू मतलब b, उसके बाद में आएगी 20 u, उसके बाद में आएगी d की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू यानी 30, और लास्ट में आ जाएगा r।
तो ये आउटपुट आप लोगों को प्रदर्शित होगा। तो आप लोगों ने प्रिंटफ फंक्शंस को देख लिया कि कैसे काम करता है। अब हम लोग करेंगे स्कैनफ फंक्शंस का इस्तेमाल। स्कैनफ फंक्शंस भी सिमिलर होता है, आप लोगों को सिर्फ m% जो है वो काम में लेना होता है, उसके बाद में उस नंबर को रीड किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शंस की जो सिंटैक्स है वो हम लोग क्या करते हैं, यूज फॉर आउटपुट। स्कैनफ फंक्शन इज यूज फॉर इनपुट करने के लिए काम में लिया जाता है, और प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल आउटपुट करने के लिए। ये क्या काम करता है, रीड करता है इनपुट डाटा को कंसोल से, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन क्या काम कराता है, कंसोल से इनपुट रीड करवाने के लिए काम में लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्कैनफ, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, वही होगा, देखना कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर हम लोग m% यूज में लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग आप लोगों की वही है, %d, %f, %s, %c, वही है आप लोगों की। आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप लोगों को लिखना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मेन प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं मेन, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर a, और हम लोग लिखते हैं printf द वैल्यू ऑफ a is, मैंने ये लिखा इतना सा। इसके बाद में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट में %d का इस्तेमाल नहीं लिया है। %d लिखता तो मैं कोमा लगा के आगे लिखता। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ scanf %d, स्टार्ट में लिख दिया, डबल कोटेशन कोमा, m% मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर वैल्यू लिख दी a की, और उसके बाद में मैंने फिर से प्रिंट करवाया printf %d डबल कोटेशन वैल्यू ऑफ a। अगर मैं इतना लिखूंगा तो सबसे पहले इस लाइन को चेक करेगा, मैन को, उसके बाद में इंटीजर a को, सिंटैक्स सही है। printf में यहाँ पे प्रिंट कर देगा द वैल्यू ऑफ a इज, उसके बाद में ये आप लोगों से जो है स्कैनफ के लिए रीड करवाएगा। स्कैनफ के लिए रीड करवाएगा तो आप लोग जो है %d, और उसके बाद में ये m%a, इसका मतलब है ये a की वैल्यू आप लोगों से मांग रहा है। तो आप लोग कीबोर्ड से 10 प्रेस करेंगे, जैसे आप लोग 10 प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू a की प्रिंट कर देगा यहाँ पर, तो आउटपुट आ जाएगा ये वाला। आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए द वैल्यू ऑफ a इज, उसके बाद में आप लोग जो 10 प्रेस करें वो आप लोगों के पास आंसर आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग जो है न्यू लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को। तो स्कैनफ फंक्शंस भी आप लोगों ने सीख लिया कि स्कैनफ फंक्शन में सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर m% लगाना होता है, उसके बाद में वही वैल्यू जो है प्रिंटफ और स्कैनफ के दौरान आप लोगों की रीड और आउटपुट में भेजी जाती है। तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि आप लोगों के कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होते हैं और प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।